सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी कक्षा 7 के अंतर्गत हिंदी कक्षा में पाठ 2 बोल मेरी चक्की नामक पाठ के अंतर्गत भाषा बोध प्रश्नों को करेंगे। तो इस पाठ को विद्यार्थियों अनीता चमोली अनुजी ने लिखा है। आइए आगे बढ़ते हैं। पिछले दिन के कार्य का मिलान। विद्यार्थियों, पिछले दिन जो कार्य दिया गया था आप उस कार्य का मिलान करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, पाठबोध प्रश्न थे। पाठबोध प्रश्न के अंतर्गत पहला जो था बहुविकल्पी प्रश्न, आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। निर्देश दिया गया है। का नंबर प्रश्न है, राजा का नाम क्या था? राजा का नाम क्या था? शक्ति सिंह, विशाल सिंह, असुर सिंह। तो विद्यार्थियों, आपको मालूम था होगा कि जब आपने पाठ पढ़ा था तो वहां पर शक्ति सिंह लालची व दंभी सेनापति था और असुर सिंह जो था वह एक राक्षस था। तो सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों? तो सही उत्तर इस प्रश्न का होगा विशाल सिंह, यानी विशाल सिंह के सामने जो कोष्ठक दिया गया है उस पर सही का निशान लगाएंगे। खा नंबर है विद्यार्थियों, शक्ति सिंह कैसा था? लालची और दंभी, दयालु और परोपकारी, ताकतवर और लालची। विद्यार्थियों, अगर पाठ के आधार पर देखें तो उसमें ना तो दयालु था और ना ही परोपकारी था। वह किसी का भला नहीं चाहता था, वह स्वार्थी किस्म का इंसान था। तो परोपकारी यानी जो दूसरों का भला चाहता हो। दया नाम की तो उसमें चीज ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि वह जो गुलाम असुर बाजार से खरीद कर लाया था वह उससे जबरन रात और दिन काम लेता था और उसे आराम करने नहीं देता था। इस वजह से वह दयालु भी नहीं था। लालची और दंभी। अच्छा, ताकतवर और लालची? ताकतवर था नहीं। अगर ताकतवर वह होता तो स्वयं चक्की को घुमा लेता। तो विद्यार्थियों, यानी कि यह विकल्प और यह विकल्प भी गलत है। सही विकल्प है लालची और दंभी। तो इसके सामने जो कोष्ठक का चिन्ह दिया गया है उस पर सही का निशान लगाएंगे। गा नंबर प्रश्न है, चक्की से 10,000 डाकू किसने मांगे? शक्ति सिंह ने, पहलवान ने, असुर ने। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न में पहलवान चक्की चलाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन वह चला नहीं पाए, तो यह विकल्प तो गलत है। अगला विकल्प है कि असुर ने। शक्ति सिंह विद्यार्थियों चक्की को चला नहीं पाया, तो यह भी विकल्प गलत है। सही विकल्प क्या है? असुर ने। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, किसके बोझ से जहाज डूब गया? सोने के, चांदी के। तो विद्यार्थियों, जब लूटपाट करके सोना और चांदी जहाज पर रखा गया तो जहाज तैर रहा था, आपने पढ़ा था। और अंत में हुआ क्या कि एक डाकू कहता है वहां तो नमक मिल पाना कठिन है। तो ऐसी स्थिति में असुर जो था वो चक्की को घुमाता है और उसे नमक, ढेर सारा नमक मांगता है। फिर ढेर सारे नमक का तो कोई अंत नहीं था। इस कारण से विद्यार्थियों वह चक्की समुद्र में जहाज सहित डूब जाती है और डाकू तथा असुर सभी मर जाते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? नमक के बोझ से। किसके? नमक के बोझ से। तो आप सभी समझ गए होंगे इस तरह से इस प्रश्न को करना था। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। इन प्रश्नों के उत्तर भी आप सभी को यहाँ पर निर्देश दिया गया था। उत्तर एक या अधिक शब्दों में लिखिए, तो आप वाक्य में ही लिखिएगा। पहला प्रश्न था, चक्की किसकी थी? तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर क्या आपने लिखा है? अच्छा, एक बात और ध्यान देना है
कि जैसा मैंने उत्तर बताया है जरूरी नहीं कि आपका भी उत्तर वही हो, सेम शब्दों में हो। आपका उत्तर प्रश्न के भाव को व्यक्त करता हो, यानी जैसा मेरा उत्तर है प्रश्न के भाव को व्यक्त कर रहा है, उसी तरह आपका भी उत्तर होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों निश्चित ही उत्तर होना है। जैसे चक्की किसकी थी, तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा कि चक्की राजा विशाल सिंह की थी। किसकी? राजा विशाल सिंह की थी। ख नंबर प्रश्न था कि हर किसी को राजा से ज्यादा चिंता किसकी थी। तो विद्यार्थियों आपको मालूम होगा कि हर किसी को राजा से ज्यादा चिंता किसकी थी। आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को मिलाएंगे तो हर किसी को राजा से ज्यादा चिंता पहाड़ से विशालकाय चक्की की थी, क्योंकि राजा की मृत्यु के बाद उसे घुमाएगा कौन, यह सभी के सामने विद्यार्थियों एक प्रश्न था। तो आप इस प्रश्न के उत्तर को समझ गए होंगे कि हर किसी को राजा से ज्यादा चिंता पहाड़ से विशालकाय चक्की की थी कि राजा की मृत्यु के बाद इस चक्की को कौन घुमाएगा। आप अपने शब्दों में लिखे होंगे, आप अपने उत्तर को कट नहीं करेंगे, केवल आपको देखना है कि आपका उत्तर प्रश्न के भाव को व्यक्त कर रहा है या नहीं, स्पष्ट है या नहीं। आइए आगे देखते हैं। हर किसी को तो अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, राज सिंहासन पर किसका कब्जा हो गया। तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि शक्ति सिंह का राज सिंहासन पर कब्जा हो गया, यह भी सही है। राज सिंहासन पर शक्ति सिंह का कब्जा हो गया, यह भी उत्तर सही है। और राज सिंहासन पर दंभी व लालची सेनापति शक्ति सिंह का कब्जा हो गया। तो इस तरह से भी आपने उत्तर लिखा होगा, क्योंकि सभी लोग हैं, सभी लोगों ने अलग अलग तरीके से उत्तर लिखा होगा। तो विद्यार्थियों सभी उत्तर सही हैं। क्यों? क्योंकि विशेष तौर पर बात शक्ति सिंह की ही इस प्रश्न में मुख्य शब्द क्या है उत्तर का, तो शक्ति सिंह ही है। अगला प्रश्न है कि व्यापारी को किसकी मुंहमांगी कीमत चुकाई गई। तो विद्यार्थियों आपको मालूम होगा कि व्यापारी को असुर की मुंहमांगी कीमत चुकाई गई। किसकी? असुर की मुंहमांगी कीमत चुकाई गई। अगला नंबर प्रश्न है, कहानी के अनुसार समुद्र का पानी नमकीन क्यों है। तो आप सभी ने अपने उत्तर का मिलान करेंगे कि कहानी के अनुसार समुद्र का पानी नमकीन इसलिए है क्योंकि समुद्र में अभी भी चक्की चल रही है जिससे नमक निकल रहा है। बात आप समझ गए होंगे कि कहानी के अनुसार समुद्र का पानी नमकीन इसलिए है क्योंकि समुद्र में अभी भी चक्की चल रही है जिससे नमक निकल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों कहानी के अनुसार यह उत्तर था। अब विद्यार्थियों भाषा बोध प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। विद्यार्थियों इन प्रश्नों के उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी अभ्यास पुस्तिका में स्वयं से सोच करके लिखेंगे। का नंबर है मुंह मांगा। मुंह मांगा शब्द दिया गया है और इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे अपने वाक्य में और स्वयं से अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। इसी तरह खा नंबर है व्यापारी, सॉरी यहाँ 2 बार लिख गया है विद्यार्थियों, तो आप समझ गए होंगे कि का नंबर मुंह मांगा, खा नंबर व्यापारी, गा नंबर है उपाय, घा नंबर असुर और अंगा नंबर बलशाली शब्द है। अगला है, तो इन प्रश्नों के उत्तर आप अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों 7 नंबर, नीचे दिए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखें। तो का नंबर है सोना। सोना के क्या पर्यायवाची होंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ पर सोना का तात्पर्य सोने से नहीं है, ये हम सोने की क्रिया करते हैं यानी रात में सोते हैं तो उस सोने का मतलब नहीं है। यहाँ पर विद्यार्थियों सोना एक धातु है और धातु के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। खा नंबर है हाथी और गा नंबर है ताकत, इसके पश्चात गुलाम, असुर और इच्छा। इन शब्दों के पर्यायवाची आप सभी सोच करके लिखेंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 और 7
आप सभी को अभ्यास पुस्तिका में करना है। इसके पश्चात नीचे दिया गया है कि पढ़िए और समझिए। क्या समझाना चाह रहा हूं, आइए पढ़ते हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किन किन बातों को बताया गया है, आइए देखते हैं। विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत केवल व्यक्ति के नाम का ही बोध नहीं होता, इसमें विशेष स्थान का भी नाम होता है और विशेष वस्तु का भी नाम होता है। जैसे कि विशेष सीता एक विशेष नेम है, और इसी तरह मुंबई क्या है, एक स्थान का नाम है, और रामचरितमानस विद्यार्थियों एक विशेष वस्तु यानी पुस्तक का नाम है। अब आपसे कहा जाए अन्य उदाहरण बताइए, तो अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं। जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस तरह से इन नामों से एक विशेष व्यक्ति का बोध होता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या आपका नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है या नहीं? तो विद्यार्थियों, आपका नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा। तो विद्यार्थियों, अब यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की समस्त जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे है लड़की, लड़की से समस्त जाति का बोध हो रहा है। जैसे राधा है तो वह भी लड़की है, सीता है तो वह भी लड़की है, कोई अन्य लड़की का नाम है सौम्या, दीक्षा, तो इन सब क्या है, ये विशेष नाम हो गए। जब हम विशेष नाम ले लिया तो वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन लड़की शब्द पूरी जाति का बोध कराएगा, तो लड़की शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह अन्य शब्द है शहर और पुस्तक, ये शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब शहर में हम किसी विशेष शहर का नाम ले लेते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। जैसे फतेहपुर, आगरा, दिल्ली, इस तरह से अगर हमने विशेष शहर का नाम ले लिया तो वह व्यक्तिवाचक। ऐसे हमने कहा केवल शहर शब्द, तो शहर शब्द विद्यार्थियों वह जातिवाचक संज्ञा होगा। इसी तरह पुस्तक शब्द है, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब हम किसी विशेष पुस्तक का नाम ले लेते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। भाववाचक संज्ञा। तो विद्यार्थियों, जिस शब्द से किसी गुण, दशा, भाव, अवस्था या स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सच्चाई, बड़प्पन, प्रेम, लालच, गर्मी, ये शब्द क्या हैं, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। हमने आपको बताया था पिछली कक्षा में, जब आप कक्षा 5 में पढ़ते थे तो हमने बताया था कि भाववाचक संज्ञा किस तरह से बनाई जाती हैं। जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से, इस तरह से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती। हमने आपको यह बात बताई थी, तो आप समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 8 जो है आप सभी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे, और प्रश्न संख्या 9 भी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। प्रश्न संख्या 10 केवल पढ़ना है और केवल समझना है, इसे नहीं करना। प्रश्न संख्या 8 और 9 विद्यार्थियों अभ्यास पुस्तिका में नहीं, पाठ्य पुस्तक में ही करना है, और प्रश्न संख्या 11 भी पाठ्य पुस्तक में ही करना है। आइए देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 में निर्देश क्या दिया गया है कि मोटे अक्षरों वाले संज्ञा शब्दों के भेद लिखें। अभी आपने पढ़ा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो इसी तरह का नंबर है विशाल सिंह बूढ़ा हो चला था। विशाल सिंह कैसा शब्द है, किस संज्ञा के अंतर्गत आता है, वह आप इस वाक्य के सामने लिख देंगे। खा नंबर है राजा के बाद चक्की कौन घुमाएगा। राजा शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। शक्ति सिंह बार बार चक्की घुमवाता,
इसमें शक्ति सिंह किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, और ताकत तथा चिंता अन्य वाक्य में दिए गए हैं, यह शब्द किस प्रकार की संज्ञा के उदाहरण है, आपको लिखना है। इसके पश्चात विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 9 है। 9 में जो है सही मुहावरे चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो का नंबर है, दुर्घटना के बाद वह आदमी क्या हुआ। यहाँ पर जो मुहावरे दिए गए हैं कोष्ठक में से, वहाँ से छांट करके जो उचित मुहावरा शब्द है उस वाक्य में लिखना है। तो इस तरह से आप वाक्य पढ़ेंगे और इनके उत्तर इसके सामने लिखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 10 है कि श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ के अनुसार वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसे आप केवल पढ़ेंगे। शोक का अर्थ है विद्यार्थियों दुख, और शौक का अर्थ है रुचि। चिंता का अर्थ है व्याकुलता, और चिता का अर्थ है लकड़ी का ढेर। आपने देखा होगा कि जिस पर मृत शरीर को जलाया जाता है, यानी जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद उसे जला दिया जाता है। तो जलाने के लिए जो लकड़ी की बनाई जाती है उसे कहते हैं चिता। इसके बाद गा नंबर है पीठ। पीठ का अर्थ है मारना पीटना, और पीठ का अर्थ है शरीर का पिछला भाग। और एक योजक शब्द है, और विद्यार्थियों और शब्द दिशा की तरफ इंगित करता है कि आप किस ओर से आ रहे हो, आप किस ओर जा रहे हो। तो इस सारी बातें। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 11 है, शब्दों का शुद्ध रूप पहचान कर उस पर गोला बनाइए। तो विद्यार्थियों यहाँ पर कई शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में से सही शब्द क्या है, तो उस शब्द को चयन करना है, और चयन करने के बाद जो सही शब्द है उस शब्द पर आपको गोला बना देना। तो इस प्रश्न का उत्तर भी पाठ्य पुस्तक में करेंगे। तो प्रश्न संख्या 6 और 7 अभ्यास पुस्तिका में, 8, 9 और 11 पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे। आप बात को समझ गए होंगे। तो आज का बोनस क्वेश्चन आप दीजिए है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इसमें है प्रेम, लालच, सीता और शहर। ये शब्द दिए गए हैं। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आप इस प्रश्न का उत्तर ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो लेखन कार्य विद्यार्थियों पाठ 2 पढ़ें व समझें। प्रश्न संख्या 6, 7 अभ्यास पुस्तिका में व 8, 9, 11 पाठ्य पुस्तक में करें। तो आज का कार्य केवल इतना ही है। धन्यवाद। बाय। फिर मिलेंगे।